वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन ने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज अपन एक स्पेशल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। स्पेशल किस तरह से है वो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपन एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर NH3 का होल 4 इस कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है। आप जानते हो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d9 4s1। यहां पर जो कॉपर है, ठीक है, उस पर कितने का चार्ज है, NH3 पर तो 0 न्यूट्रल होता है वो तो, ठीक है, तो कॉपर पर +2 का चार्ज आने वाला है। अगर कॉपर पर +2 का चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है 3d9 4s0 4p0, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s1। ठीक है, यहां पर अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s0 4p0। अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है। यहां देखो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहां पर 4s में 0 4p में 0। अब जो NH3 है वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने। अब अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इस D को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो DsP2 हो। ठीक है, DsP2 के लिए इस इलेक्ट्रॉन को खाली होना पड़ेगा, इस जगह को, इस ऑर्बिटल को खाली होना पड़ेगा। तो यहां पर जो NH3 है उसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। भाई इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं हम 4p में, यहां पर ट्रांसफर हो जाता है 4p में कुछ इस तरह से। तो ये ऑर्बिटल खाली हो चुका है। अगर ये खाली हो चुका है तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो चुके हैं, एक d एक s और 2p। तो यहां पर हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं, जिसमें NH3 4 NH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर ज्योमेट्री क्या होने वाली है स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो कुछ इस तरह से दिखेगी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यहां पर उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक होने वाला है, और पैरामैग्नेटिक है तो इसका म्यू कितना आने वाला है 1.73 आने वाला है। ये ध्यान रखें। आप गलती क्या करोगे, आप कुछ लोग सोचोगे इसे देखोगे डायरेक्ट 3D को और बोलोगे यार इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो ये डायमैग्नेटिक। नहीं भाई, यहां देखो, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। याद रखना है इस स्पेशल केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आएगा उसकी यही कोशिश रहेगी कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए भाई, ठीक है, VBT में। अब ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो अपन CFT में जाके पता चलेगा कि ऐसा ट्रांसफर क्यों हो रहा है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आई थी तो उनके साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ऐसा मान लो, ठीक है, यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट नोट आता है हमारे पास कि कॉपर सल्फेट और NH3 को जब हम मिलाते हैं 1:4 के रेशो में तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है कुपरा अमोनियम सल्फेट को। जिस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अल्कलाइन मीडियम में बनता है। अल्कलाइन मीडियम मतलब यहां पर pH ग्रेटर देन 7 होने वाला है, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अगर मैं यहां पर अल्कलाइन मीडियम की जगह एसिडिक मीडियम रख लूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो NH3 है, NH3 यहां पर एज ए लिगेंड काम कर रहा है। अगर NH3 एसिडिक मीडियम में बात करें तो NH3 एसिडिक मीडियम में H+ को एक्सेप्ट करेगा और H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लेगा, और अमोनियम आयन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये यहां पर एज ए लिगेंड काम नहीं कर सकता, और लिगेंड काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन नहीं सकता है। तो याद रखें कि अल्कलाइन मीडियम जरूरी है कुपरा अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए। अगर एसिडिक मीडियम ले लिया तो ये कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अमोनिया H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना देगा, और अमोनियम आयन लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ये बात हुई स्पेशल केस की जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ही स्पेशल केस आता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो आप जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक बात दिमाग में आती है यार अपने, क्या बात आती है कि जब भी पेपर में आएगा, क्या हम सब इतना सारा बनाएंगे तब जाकर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इतनी सारी चीज़ें निकाल पाएंगे इतना सारा लिखने के बाद, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा सब्र करो, हम डायरेक्ट मेथड सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट किस तरह से निकालना है। वहां पर हम पेन पेपर कम चलाएंगे और दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, और दिमाग चलाएंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी तक जो अपन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो निकाल रहे थे वो थोड़ी बड़ी मेथड से निकाल रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा था, लेकिन वही एक्चुअल मेथड है, ठीक है। जब भी बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में तो आपको इस तरह से ही करना है, लेकिन जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नीट या जेईई अपन जब देंगे, तब अपन को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से, देखो यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है Zn Cn का होल 4 और कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। Cn पर -1 का चार्ज होता है तो -4 का चार्ज यहाँ पर है, तो इस पर कितने का चार्ज होगा, +2 का चार्ज होने वाला है। जिंक अगर न्यूट्रल होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s2 4p0। यहाँ पर जिंक +2 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना यार, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाबा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। इतना बाबा जी ने पढ़ा दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आराम से बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर Zn+2 है तो Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 4s0 4p0, ठीक है। अब 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s खाली और 4p खाली है। अब यहां पर अगर बात करें तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, लेकिन यहां पर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भर के रखे हुए हैं, ठीक है। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, तो यहां पर पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पहले से ही पेयरिंग है। तो अब यहां पर हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, वो 4 ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, एक s और 3 p। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और यहां पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और म्यू कितना होगा इसका, 0। ये सारी बातें अपन यूं निकाल ली, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, और ऑब्जर्वेशन कर लिया तो यूं आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, जिसको ये समझ नहीं आ रहा फिर उसका देखो, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट करने का देखते हैं। देखो ZnCl का होल 4 +2 का चार्ज है, Cl पर -1 का चार्ज होता है, 4 पर -4 का चार्ज है, तो इस पर कितने का चार्ज आने वाला है, +2 का। ये -2 का चार्ज है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस पर कितने का चार्ज आने वाला है, +2 का। जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0 4p0। एक बात देखो, यहां पर क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, लेकिन यहां पर तो पहले से ही पेयरिंग है ना। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 3d पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, और 4 ऑर्बिटल क्या होंगे, एक s और 3 p। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है, हाइब्रिडेशन आने वाला है sp3 हाइब्रिडेशन है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक, म्यू कितना होगा, 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है Hg i4 -2, ठीक है। यहां पर I पर -4 का चार्ज है तो H पर कितने का होगा, Hg पर +2 का चार्ज होगा। Hg मर्क्यूरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी मतलब एक ही ग्रुप का है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 5d10 4s0 4p0, ठीक है, Hg+2 की। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर I जो है वो एज ए वीक लिगेंड है, अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। यहां पर 5d में पहले से ही क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन भर के रखे हुए हैं,
ठीक है। अब चाहे पेयरिंग करवाओ या मत करवाओ 10 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हैं। अब हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है, Hg+2 का 4 आने वाला है। तो 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, एक s और 3 p। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, हाइब्रिडेशन यहां पर sp3 आने वाला है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आने वाली है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो डायामैग्नेटिक, और म्यू कितना होगा 0 आने वाला है। तो कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन एक स्पेशल एग्जांपल देखते हैं। स्पेशल क्यों है आपको पता चलेगा, ठीक है। स्पेशल है PtCl का होल 4 इस कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। प्लेटिनम अगर न्यूट्रल है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d9 5s1 5p0, ठीक है। स्पेशल है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी स्पेशल आती है भाई, ठीक है। अब यहां पर प्लेटिनम जो है वो +2 में, ठीक है, प्लेटिनम जो है वो +2 में। अगर +2 में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4d8 5s0 4p0। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, 4d में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5s खाली है, 5p खाली है, ठीक है। अब यहां पर ये वीक लिगेंड है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा देखा गया कि यहां पर पेयरिंग हो जाती है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या हो रही है भाई, पेयरिंग हो रही है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड हो गया, तो यहां पर हमारे पास 4d में 8 इलेक्ट्रॉन, हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, एक ऑर्बिटल d, एक s और 2 p के। तो यहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा भाई dsp2। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0 हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो डायामैग्नेटिक होगा, और म्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ करती है यार, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉपर थ्योरी नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4d और 5d सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4d और 5d सीरीज से बिलोंग करता है तो हमेशा पेयरिंग होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। चाहे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा पेयरिंग होने वाली है अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या हो, 4d और 5d सीरीज से बिलोंग कर रहा है। तो अपन ने एक चीज निकाली है यहां से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 3d सीरीज से बिलोंग करता है, अगर उस केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने वाली है 3d के केस में, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 3d सीरीज से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4d या 5d सीरीज से बिलोंग कर रहा है, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमेशा पेयरिंग होने वाली है, ये ध्यान रखें, हमेशा पेयरिंग होगी, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4d या 5d सीरीज से बिलोंग कर रहा है। ये प्लेटिनम जो है, ठीक है, ये 4d सीरीज से बिलोंग कर रहा है और 4d सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा पेयरिंग होगी। यहां पर वैसे तो वीक लिगेंड था, Cl हैलाइड था, वीक लिगेंड था, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि यहां पर पेयरिंग होती है। इसका जवाब हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलने वाला है, ठीक है, इसका जवाब हमें कहां मिलने वाला है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है, पूरी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती है ये, ठीक है, मतलब लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है उसी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रही है। कभी बोलता है कि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग मत करवाओ, कभी बोलता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब इसका जवाब जो भी है वो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मिलने वाला है, ठीक है। इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होती है, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हमारे पास 2 स्पेशल केस आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर कुछ ना कुछ अलग हुआ है, इतना हमें याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब बचा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
ऐसा देखा गया है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, चाहे आप नीट देखो या IIT जेईई देखो, तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से पूछता है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से पूछता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से रेयरली पूछता है भाई वो, ठीक है। 10 साल में आपको एक आध सवाल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में इतने ज्यादा स्पेशल केस बनते नहीं है, और स्पेशल केस नहीं है मतलब वेराइटी नहीं है, और वेराइटी नहीं है तो वो बनाएगा नहीं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से देखे जाते हैं। आज अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करेंगे और फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर मूव करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।